दर्शक, अब जिंदगी में अब खबरें विस्तार से। चुनावी माहौल में सबसे पहले बात करेंगे तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की, जिसका आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और इसे लेकर सभी दलों के नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। और इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में 10:30 बजे दिन में बख्शी के तालाब इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की दूसरी रैली मोहनलालगंज में होगी, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो समाजवादी पार्टी कुनबे में हुए घमासान पर कुछ भी बोलने से हमेशा बचते रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। अखिलेश ने माना कि पिछले वर्ष समाजवादी पार्टी में हुई खींचतान के दौरान उन पर निशाना साधा जा रहा था। भले ही सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव का सीधे सीधे नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा वही था। मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी भी साइकिल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साइकिल इतनी तेज दौड़ाई कि छीनने वाले पीछे रह गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने नेताजी और मेरे बीच खाई पैदा की है, इटावा के लोग उसे सबक सिखाने का काम करें। अखिलेश ने कहा कि ये मेरी ईमानदारी है कि मैं हिसाब किताब नहीं मांग रहा हूं। उनके पास बूथों पर खर्च करने के लिए पैसा है, उन पर नजर रखी जाए। यादव ने कहा कि इटावा नहीं आता था क्योंकि मुझे भरोसा था कि इसका ख्याल रखा जाता है। उन्होंने मुझे पार्टी से निकलवा दिया, मुझ पर आरोप लगाए कि मैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ। क्या ये मेरे हाथ में था? नेताजी ने मुझे आगे किया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पार्टी को आगे ले जाऊं। जो साइकिल छीनना चाहते थे उनसे इस बार साइकिल छिन गई। दूसरों पे ज्यादा भरोसा था और ज्यादा भरोसा कर लिया। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, और बताओ एक बार लगा कि नहीं लगा कि साइकिल छूट जाएगी। और ये तो नेताजी की साइकिल है और हम तक आ गई। नेताजी ने जो 25 साल तक चलाई, इस साइकिल की हमारी आपकी जिम्मेदारी है अगले 25 साल तक कैसे और अच्छी तरीके से चले। तो सबके बीच सवाल उठता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश को किसका डर है? कौन है जो मैनपुरी, इटावा और कन्नौज में असर डाल सकता है? क्या शिवपाल फैक्टर चुनाव में असर डालेगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने मैनपुरी और इटावा की सभा में बाहरी ताकतों का जिक्र तो किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश को डर है कि समाजवादी पार्टी इस मजबूत गढ़ में सेंध ना लगा जाए। परिस्थितियों के हिसाब से फैसला ना लेता तो पता नहीं हमारा रास्ता क्या होता, बताओ। इसलिए मान लो अगर विधायक और पार्टी के संगठन के लोग अगर मेरे साथ खड़े हो गए और अगर मेरे साथ 10 विधायक होते, संगठन के लोग मामूली होते, तो सोचो हमारी हैसियत और हालत क्या कर दी गई होती। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मैनपुरी में मतदान होना है। वैसे तो यह परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ सकता है। 2012 के चुनाव में सभी 4 सीटें जीतने वाली सपा इस बार मुश्किल में दिखाई दे रही है और इसकी तस्दीक मैनपुरी की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान से भी होती है। अखिलेश को डर है कि इटावा, कन्नौज और मैनपुरी जैसे सपा के परंपरागत इलाकों में शिवपाल फैक्टर असर डाल सकता है, लिहाजा वो मतदाताओं को सचेत करने में जुटे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग, हालांकि इस विधानसभा में तो नहीं हराएंगे, यहां तो नहीं कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है बगल की विधानसभा में गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए ये चुनाव साइकिल का है और चुनाव हमारा भी है, क्योंकि हमें भी तो मुख्यमंत्री बनना है। भले ही अखिलेश ने मुलायम को सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया हो, लेकिन मुलायम के नाम की कीमत उन्हें पता है। हमारे दिमाग में और दिल में कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि ये पार्टी हमारी है, ये पार्टी नेताजी की है। लेकिन अगर राजनीति का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए कम से कम कुछ लोगों ने हमें भी राजनीति में परीक्षा लेने की काम किया। बहुत परीक्षा ली उन्होंने हमारी, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा के किले को बचाने की है। इटावा, कन्नौज, मैनपुरी में हार का मतलब क्या है, अखिलेश यादव इसे बखूबी जानते हैं। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर यहाँ शिवपाल फैक्टर को हावी नहीं होने देना चाहते और इसलिए वो इन इलाकों में पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इन सबके बीच में इटावा में मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। लगा है कि जो स्पेयर में पार्टी पड़ी हुई है उनका चुनाव चिन्ह स्पेयर वाला लेकर के आए आपके बीच में। कम से कम स्पेयर वालों का तो इस बार हिसाब किताब आप लोग कर देना कि हमें दूसरों पे ज्यादा भरोसा था और ज्यादा भरोसा कर लिया। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, पता नहीं वो राजनीति थी कि स्वार्थ था, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। और बताओ, एक बार लगा कि नहीं लगा कि साइकिल छूट जाएगी। बड़ा दुख और अफसोस हुआ। हमने तो टीवी पे देखा जिन पे स्पेयर में है चुनाव चिन्ह, कैसे नेताजी से धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। बताओ, देखा कि नहीं देखा? धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। और फिर इन्हीं लोगों ने धोखे में हमें भी पार्टी से निकलवाया था। बताओ, निकलवाया था क्या नहीं निकलवाया था? कम से कम ये चुनाव में तो हिसाब किताब कर दो, हमारी मदद कर दो इस चुनाव में। और इन्हीं सब खबरों पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ खुर्रम जुड़ गए हैं लाइव। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज चुनाव प्रचार के वक्त जो है समय सीमा 5 बजे तक है, किस तरह की तैयारियां इस बीच में देखने को आ रही है और किन चीज़ों को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए अरविंद, हेलो जी खुर्रम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ अरविंद, सवाल दोहराएंगे जी। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से अखिलेश यादव की तैयारियां दिख रही हैं और एक रार जो है अभी भी पार्टी के अंदर दिख रही है और कहीं ना कहीं जो चाचा पर निशाना साधते हुए अखिलेश अपनी बात रख रहे हैं, आज समय सीमा समाप्त हो रही है चुनावी प्रचार की, किस रणनीति के आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल साफ है जो अरविंद की, जिस अखिलेश यादव लगातार कैंपेन कर रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है और सिर्फ ज़्यादा अकाउंट उनके पास हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये भी है कि जब 11 मार्च को नतीजा आए तो वो 300 प्लस सीटें उनके पास इस कोशिश में है, ना सिर्फ सरकार बने बल्कि बहुमत की सरकार बने और समाजवादी पार्टी के खाते में ज़्यादा सीटें आए इस गठबंधन में। और यही वजह है कि वो हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। वो अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, वो बसपा पे निशाना साध रहे हैं। वो पीएम मोदी के अच्छे दिन वाले जो बात थी उनकी, उस पर निशाना साध रहे हैं। और साथ में जो राह देखी गई थी जो काफ़ी दिनों तक चली थी, इंटरनली जो समाजवादी परिवार में जो वॉर देखी गई थी, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। जो अभी स्पीच आपने सुनी अरविंद, जो हमारे सारे दर्शकों ने सुनी, वो साफ बता रहे थे किस तरीके से वो अपने आप को सामने ला रहे हैं कि उनको धोखा दिया जा रहा था, यानी कि एक ऐसे शख्स को धोखा दिया जा रहा था जिसने पार्टी को एक नए मुकाम पहुंचाया, पिछले विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जिताई और आज जहां पर पार्टी खड़ी है उसमें उन्होंने पहुंचाया, उसको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। तो साथ में वो इस बात की सफाई देते नजर आ रहे हैं कि आखिर वजह क्या बनी कि अपने ही वालिद को उन्होंने तख्ता पलट किया, अपने वालिद का ही तख्ता पलट कर दिया। इस बात की भी सफाई दे रहे हैं। वो ये बात की भी सफाई दे रहे हैं किस तरीके से उनको उनकी अपनी पार्टी से बेदखल किया गया और किस तरीके से वापस आए, किस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किस माहौल में, किन हालात में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सफाई वो दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, एक करके फेज खत्म हो जा रहे हैं, आज तीसरे चरण का जो कैंपेन है वो आज थम जाएगा। उसके बाद इतवार को यानी कि संडे को उस पर वोट पड़ना है। तो अखिलेश यादव ये बात को जान रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ना सिर्फ डेवलपमेंट का काम बल्कि इमोशनल कार्ड भी वो खेल रहे हैं। वो इस बात को भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी में उनके साथ धोखा दिया, वो लोग कौन थे। हालांकि वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इशारों में वो अपने चाचाओं पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उनका मोराल बूस्टअप कर रखा उन्होंने और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। लेकिन 11 मार्च को क्या जनता जनार्दन अपना फैसला देती है उसी दिन मालूम चलेगा कि सब जो दलीलें अखिलेश यादव दे रहे हैं वो कितना
सार्थक हुआ और जो जनसभा इकट्ठा हो रही है उनकी रैली जी। में उनको सुनने के लिए, उसमें से कितने वोटर्स में तब्दील हो उनके पक्ष में, ये देखने को मिलेगा 11 मार्च। बिल्कुल अरविंद। खुर्रम, जिस तरह से अखिलेश अपनी बातें रख रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को इसके जरिए अपने पक्ष में करने की एक कोशिश। खुर्रम, जैसा कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसको लेकर पार्टियों में किस तरह से तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, आज का आखिरी दिन जो होता है बड़ा अहम होता है कैंपेन का। आपको सारे पत्ते खोलने होते हैं। आज के बाद से आप खुलेआम कैंपेन नहीं कर सकते। डोर टू डोर आप कॉन्टैक्ट भले ही कर लें, आप कार्यकर्ता कर लें, लेकिन अब कैंपेन नहीं होगा। आप इस तरीके से मंच सजाकर वोट नहीं मांग सकेंगे। यही वजह है कि वो सारे कार्ड आज खेलने के मूड में हैं। अखिलेश यादव सारे अपने कार्ड खेलेंगे और कल से उन्होंने कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अगर आप गौर करिए कल के स्पीच को, तो इमोशनल कार्ड अब उन्होंने खेलना शुरू किया। वो डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया, तो साथ में ये भी बताते हैं कि जो ये पूरा जो वार चला था, परिवार में जो वार चला था, वो जो जंग चली थी, उसकी वजह क्या थी, आखिर क्या वजह था कि एक बेटे ने अपने बाप का तख्ता पलट कर दिया। वो ये भी बताते हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट के अगर वो दोबारा सत्ता में लौटेंगे तो डेवलपमेंट का रफ्तार क्या होगी। वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से उनके ही लोगों ने धोखा देने की कोशिश की। तो अब देखना यही होगा कि जब आज प्रचार थम जाएगा और जब इतवार को वोटिंग होगी तो वोटिंग परसेंटेज क्या होती है, और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि जब 11 मार्च को ईवीएम खुलेगा तब उनकी किस्मत कहाँ उनको खड़ा करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अरविंद। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन सबके बीच में आज कई कार्यक्रम है अखिलेश यादव के। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बात कर लेते हैं बीएसपी की। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती धुआंधार चुनावी रैलियां कर रही हैं, अकेले बीएसपी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। और तीसरे चरण के आखिरी दिन मायावती धर्म नगरी इलाहाबाद और फतेहपुर में रैलियां करेंगी। मायावती फतेहपुर में दिन के 1 बजे रैली को संबोधित करेंगी और इलाहाबाद में दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगी। और खुर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन बनता है, बीजेपी अपनी जगह लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे में बीएसपी अपने आप को कहां खड़ा पाती है और जिस तरह की धुआंधार रैलियां हो रही हैं, क्या कुछ इसके संकेत मिल रहे हैं? देखिए अरविंद, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, मायावती की बात करें तो साफ है करो मरो की स्थिति है, करो मरो के हालात हैं। मायावती बार बार एंटी कंबेंसी को उभारने की कोशिश कर रही, कहने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश पीछे चला गया। इन 5 सालों में किस तरीके से एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने बात तो प्रदेश की उन्नति की करी लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। वो ये भी बात करना चाहेंगी कि किस तरह से आधे अधूरे प्रोजेक्ट को लोकार्पण करके, हरी झंडी दिखा करके वाहवाही लूटी है सरकार ने। वो इस बात पर भी जोर देंगी कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता गया उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में। और जब उनकी सरकार थी तो अपराधी या तो जेल के अंदर होते थे या प्रदेश के बाहर होते थे। यानी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो मायावती से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अगर आप विकास की बात की जाए तो अब विकास पर उनका क्या फोकस है, वो पिछले 1 साल से ये बात कहती आ रही हैं। वो लगातार ये बात कहती आई हैं क्या वो स्मारक नहीं बनवाएंगी, वो मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, यानी कि 80 डेवलपमेंट काम करेंगे। उनको समझ में आ रहा है कि जो डेवलपमेंट उन्होंने सोचा था उससे बेहतर डेवलपमेंट भी हो सकता है। मायावती इस बात को भी जानती हैं कि अगर इस बार वो चूकी तो जाहिर सी बात है 5 साल तक कि उन्हें खामोश बैठना पड़ेगा। वो ये भी जानती हैं कि अगर 2017 में उनको कामयाबी नहीं मिली, अगर वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुंचती हैं, बिल्कुल, तो जाहिर सी जिस बात तरह है की 2019 राजनीतिक परिस्थितियां बनी इस बीच में और मायावती ने जो कदम उठाया, पार्टी के लोग भी छोड़कर गए और इन सबके बीच में समीकरण लगातार बन रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला भी जारी है। खुद को बेहतर साबित करना और साथ ही दूसरों पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ना। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मायावती ने मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी की नाटकबाजी में यूपी की जनता नहीं फंसेगी। एक बार ये बयान सुनिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। देश की जनता इस चुनाव में खासकर बीजेपी को इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी की भी सजा जरूर देगी। अर्थात अब प्रदेश की जनता इनको इस चुनाव में कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को अपना माँ बाप आदि बताकर व खुद को प्रदेश द्वारा गोद लिया हुआ अपना बेटा भी बताकर यहाँ की जनता की भावनाओं के साथ खेलने की कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले,
तो भी जनता अब इनकी भावनाओं में कतई भी बहने वाली नहीं है। और खुर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, अगर बीजेपी जिस तरह से स्थिति है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, बीएसपी इसमें कहाँ खड़ा पाती है, और क्या ये एक बेहतर तरीका होगा कि अपनी स्थिति जो बतानी है सो बतानी है, जो एजेंडे हैं वो रखने ही है, साथ ही साथ खासतौर से बीजेपी और समाजवादी पर हमले भी लगातार करते चलना है? देखिए, दल कोई भी हो, अगर वो सरकार में नहीं होता है तो उनके सामने दो लोग होते हैं वार करने के लिए। एक तो जो सत्ताधारी दल होता है यानी कि समाजवादी पार्टी, और जो सबसे अहम विपक्ष होता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें इस पूरे माहौल में तो आप पाएंगे उनके निशाने पर दो है, गठबंधन है, और गठबंधन में कांग्रेस सपा को इंडिविजुअली वो वार करती हैं, उस पर वार कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही। वो इस बात का भी जिक्र करें कि 27 साल यूपी बिहार होकर 27 साल यूपी बिहार के नारे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी और फिर गठबंधन कर लेती है। वो ये भी बोले हैं कि कांग्रेस की माफ करिए कि समाजवादी पार्टी कहती है काम बोलता है, फिर वो गठबंधन कर लेते हैं। आखिर वजह क्या है? अगर उनका काम बोलता है तो फिर गठबंधन किस बात का? यानी कि उन्हें अपने पर एतबार नहीं है और उन्हें मालूम है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहती है कि आपने आखिर क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? आप केंद्र में सरकार से 73 सांसद यहाँ से आपके थे, उत्तर प्रदेश आके थे, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के पर आपने ध्यान नहीं दिया। वो इस बात पर भारतीय जनता पार्टी पर व्यवहार करती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके अपना एजेंडा था उस पर चलते रही। उत्तर प्रदेश का एजेंडा, उनके विकास का एजेंडा उनके एजेंडा बुक में कभी नहीं रहा। वो इस बात को भी कहती हैं कि वो जुमले की सरकार है, नोटबंदी का जिक्र करती हैं, तमाम बातें हैं। यानी कि मायावती के आगे पूरा एक मैदान है और वो सब पर लगातार हमला कर रही हैं। और मायावती जानती हैं इस बात को, जो मैं पहले भी कहा अरविंद, वो जानती हैं कि अगर 2017 चुकी तो 2019 उनके लिए बहुत दिक्कत भरा होने वाला है, क्योंकि 2017 में अगर उनको ठीक ठाक सीटें नहीं मिली, भले वो सरकार ना बना पाए, लेकिन एक प्रमुख तौर पर विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर वो बनी रही तो भी उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मायावती जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको एतबार है कि अंडर करंट उनके साथ है, और जो उन्होंने बूथ लेवल पे जो तैयारी उनकी पार्टी ने करी है उसका जो उसका सिला मिलेगा 2017 में उनकी सरकार बनेगा, और जब 11 मार्च को ईवीएम खुलेगा और काउंटिंग शुरू होगी तो लगातार वो बढ़त बनाए रखेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि सब यही दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी, चाहे गठबंधन हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा ये तो हम सबको अरविंद 11 मार्च को ही मालूम और उनके वोटर्स बड़े ही एकजुट माने जाते हैं और साइलेंटली वो कुछ इस तरह की नई चीजें भी लेकर आ सकती हैं। इस बात का भी अंदेशा और संभावना जताई जा रही है कि आखिरकार, लेकिन जैसा आपने कहा कि 11 को ही ठीक ठीक पता चलेगा कि जनता आखिरकार किसकी बातों पर यकीन जनता ने किया और वो किसके साथ जा रही है। एक बड़ी संख्या जिधर हो उधर ही उसी पार्टी को जीत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की जीत का दावा कर सबको चौंका दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह मायावती भी जीत हासिल करेंगी। हालांकि कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने ट्वीट में संशोधन कर मायावती की जगह अन्य नामों को लिख दिया, लेकिन अब उनके विरोधियों को नमो यानी नरेंद्र मोदी की ट्रंप से तुलना करने पर ऐतराज हो रहा है। यूपी चुनाव के पहले 2 चरण के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इनमें बीजेपी और बीएसपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और मायावती अपनी रैलियों में इसका जिक्र भी कर रहे हैं। यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी दुविधा में हैं, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मायावती की जीत को लेकर विश्वास से भरे हैं। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी चुनावों में बीएसपी की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने बीजेपी की दुर्विरोधी बसपा सुप्रीमो मायावती की यूपी में जीत की बात कही है। अपने ट्वीट में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की, कमोवेश वैसे ही अंदाज में मायावती को जीत हासिल होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर बहस शुरू होते ही उन्होंने एक और ट्वीट के जरिए सफाई पेश की। अपने दूसरे ट्वीट में स्वामी ने लिखा कि यूपी चुनावों से जुड़े अपने ट्वीट में मैं नमो यानी नरेंद्र मोदी कहना चाहता था, लेकिन लापरवाही में मायावती लिख दिया। गलती के लिए खेद है। उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना पहला ट्वीट हटा दिया। अब ये गलती थी या स्वामी के मन से निकली बात, लेकिन इतना तो तय है कि उनके इस कदम से बीजेपी की स्थिति असहज हुई है, जबकि मायावती को इस ट्वीट से कहीं न कहीं खुशी जरूर हुई होगी।
सुब्रमण्यम स्वामी को नजदीक से जानने वालों को ये पता है कि वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो ऐसी गलतियां करें। लिहाजा इस ट्वीट पर बहस शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि है या कोई गलती, ये तो खैर अलग मुद्दा है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तीसरे चरण के चुनाव के लिए आखिरी दांव खेलेंगे और शाह आज कई जगह चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में चुनावी जनसभा करेंगे और गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर और कन्नौज में सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी आज उन्नाव, कानपुर नगर की जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फर्रुखाबाद और बांदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री उमा भारती आज झांसी और ललितपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जबकि केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र आज सुबह 11 बजे लखनऊ जिले में सत्यनारायण तिवारी इंटर कॉलेज, निगोहा, मोहनलालगंज और रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इन सब के बीच में अगर ध्यान दे तो इस चुनाव में इस बार राजघरानों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। यूं तो देश में अब रजवाड़े नहीं रह गए हैं, लेकिन कई राजघरानों के वारिस भी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजघरानों में सबसे पहले बात अमेठी की, जहां राजा संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं। उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। गरिमा सिंह अमेठी के राजमहल भूपति भवन पर कब्जे को लेकर चर्चा में रही हैं। गरिमा सिंह को जिताने के लिए उनके बच्चों महिमा सिंह और अनंत विक्रम सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रतापगढ़ जिले के भदरी राजघराने से राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनावी मैदान में हैं। इस इलाके में इनका खासा दबदबा माना जाता है। साल 1993 से लगातार वो कुंडा से जीतते आ रहे हैं। कुंडा में आज भी उनकी ही तूती बोलती है। हालांकि अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान कुंडा में पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राजा भैया का नाम भी सामने आया था। इस वजह से अखिलेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस हत्याकांड के बाद से ही अखिलेश और राजा भैया के रिश्तों की डोर काफी कमजोर पड़ गई। रायबरेली की तिलोई रियासत की भी अपनी एक अलग पहचान है। इस रियासत के राजा मयंकेश्वर सिंह महल से निकलकर साल 1993 में पहली बार जनता की चौखट पर वोट मांगने पहुंचे थे। तब से 5 बार इस विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने 3 बार उनको जीत का सेहरा पहनाकर विधानसभा तक पहुंचाया है। इस बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा के भदावर रियासत का भी बड़ा नाम रहा है। इस रियासत से जुड़े राजा महेंद्र अरिदमन सिंह 2007 में हुए विधानसभा चुनाव को छोड़कर 1989 से जीतते आ रहे हैं। अरिदमन सिंह इस बार समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी रानी पक्षालिका सिंह को मैदान में उतारा है। राजघरानों के अलावा यदि उत्तर प्रदेश के कुछ नवाबों के परिवार पर नजर डाले तो रामपुर के नवाब घराने का नाम पहले आता है। रामपुर का नूर महल इस पुराने घराने की शान का प्रतीक माना जाता है। नवाबों का ये घराना दशकों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसी घराने की नूर बानो जहां कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंच चुकी है, वहीं बेटे नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां 4 वर्षों से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा से बीजेपी के घोषित प्रत्याशी जगदीश मिश्र और उनको टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्र के समर्थकों में चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट हो गई। इस मारपीट में बीजेपी प्रत्याशी जगदीश मिश्र की बेटी संध्या मिश्र को गंभीर चोट आई है, जबकि आधा दर्जन लोग आंशिक रूप से घायल हैं। संध्या मिश्र का हाथ फ्रैक्चर होने के साथ ही शरीर के कई हिस्सों में कटने के निशान है। उसके साथ ही चल रही उनके साथ जो अन्य महिलाएं थी उनके साथ भी मारपीट की गई और महिलाओं का कहना है कि उनके साथ छेड़खानी भी की गई। घटना के बाद संध्या मिश्र की तहरीर पर तरे-आसुजान थाने की पुलिस ने 2 नामजद सहित 22 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के साथ ही एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। और दूसरी ओर भाजपा के बागी प्रत्याशी नंदकिशोर मिश्र का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी की बेटी अपने समर्थकों के साथ उनके घर पर जाकर अशोभनीय बात कर रही थी। जब उनके लोगों ने प्रतिरोध किया तो सभी मारपीट करने लगे और खुद अपने आप को उन्होंने घायल किया।
हम नंदकिशोर जी जो कि पूर्व प्रत्याशी यहाँ के रह चुके हैं, उनके गांव गए थे। उनके गांव में हमने वोट मांगने की कोशिश की। वहाँ पे उनके भाई भतीजों ने हम लोग के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज दिया। उन्होंने हमारी अस्मत पे लड़कियों के कपड़े फाड़े और हम लोग के हाथ पैर तक तोड़ने की कोशिश की। पूरे क्षेत्र में उनके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। हम न उससे रोक सकते हैं और हमारा स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि हम किसी का मुर्दाबाद करें, किसी की शिकायत करने जाएं, लेकिन जनता हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। उत्तराखंड विधानसभा की 69 सीटों के लिए हुए मतदान में 628 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता ने पिटारे में बंद कर दिया है। अब सबको 11 मार्च की तारीख का इंतजार है, लेकिन सुबह में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नहीं थक रहे हैं। देखिए इसी से जुड़े हमारे पहाड़ पर सियासी संग्राम में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी की चुनावी चालों को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी इस बार परिवर्तन कर सिंहासन पर कब्जा कर ही लेगी। पहाड़ की राजनीति में 18 मार्च 2016 को बागियों ने कांग्रेस छोड़ जो इबारत लिखी, उसके बाद तो ये दावा और भी मजबूत नजर आने लगा है। हालांकि उस वक्त हरीश रावत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों की राय में किस्मत अब हरीश रावत के साथ होती नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि सूबे में इस बार पूरे बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। राज्य में जो वातावरण बना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ था। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड राज्य में आने के बाद जनता में जो उत्साह था, जो करंट था, जो उल्लास था, वो मतदान के रूप में दिखाई दिया। और जो भी प्रतिशत मतदान हुआ है उसमें 60% और 70% के लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में बन रही है। इधर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद पंजाब भी कम उत्साहित नहीं है और कांग्रेसी तंज कसते हुए बीजेपी के सत्ता में वापसी के सपने को मुंगेरी लाल के सपने जैसा बता रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी का सत्ता में वापसी का सपना केवल सपना ही रहने वाला है। कांग्रेसियों को उम्मीद है कि कांग्रेस सूबे की 69 सीटों में 46 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। मैंने जो मतदाता का रुझान देखा है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि हम 46 सीटें उत्तराखंड में जीत रहे हैं और ये एक नया जो है उत्तराखंड की राजनीति का विकास का अध्याय शुरू होने जा रहा है। सत्ता को लेकर शुरू हुआ संग्राम मतदान के बाद शांत हो चुका है। अब सबको बंद पिटारे के खुलने का इंतजार है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आना अभी बाकी है। ऐसे में 11 मार्च को पिटारा खुलने के बाद ही पता लग सकेगा कि इस बार सत्ता का ताज आखिर किसके सर सजेगा। भैरव टमटा, एपीएन, देहरादून। उधर चुनावी खर्चों पर लगाया गया अंकुश जहां एक और काले धन को हो रहे इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाया गया एक नायाब कदम है, तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए एक चर्चा का विषय भी बनता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के चुनावी खर्च पर पैनी नजर रख मौके की तलाश में बैठी हैं कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके। कांग्रेस ने बीजेपी पर 2 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी के चुनावी खर्च पर दिया गया बयान भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। वो चुनावी खर्च को जायज बताते सफाई दे रहे हैं और कांग्रेस के पीके चीन पर किए खर्चों को जनता के सामने खुलासा करने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस सफाई के बावजूद हरीश रावत को घेरने से बीजेपी बाज नहीं आ रही है। स्याही बिल्ली खंबा नोचे, जिसके पास कहने को कुछ नहीं है, अपनी बात हरीश रावत जी को कहने के लिए नहीं है राज्य की जनता के सामने कि उन्होंने राज्य की जनता के साथ 2.5 वर्षों में क्या किया, क्या विकास किया, कितने नौजवान युवाओं को रोजगार दिया, कितना उन्होंने पलायन रोका। खुद पहाड़ से मैदानी क्षेत्र में लड़ने के लिए आ गए, 2.5 वर्षों में अपने पहाड़ में कोई सीट अपने लिए तलाश नहीं पाए। तो सीधा सीधा है कि उन्होंने पहाड़ की जनता के साथ अविश्वास व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि ये चुनावी खर्च सिर्फ 2000 करोड़ का ही नहीं बल्कि 3000 करोड़ का है, जिसमें से 1 करोड़ रुपया रिजर्व के तौर पर रखा गया है ताकि वक्त आने पर बीजेपी खरीद फरोख्त कर सके। मेरी जानकारी तो ये है कि उन्होंने उत्तराखंड के चुनाव के लिए 3000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। 2000 करोड़ रुपया जो खर्च किया उसमें से सब नेताओं की जेब में चला गया, कार्यकर्ता ने तो कुछ देखा नहीं। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का विद्रूप चेहरा है वो इस बार इन चुनावों में सबके सामने आ गया है। धनबल से सियासी लड़ाई जीतना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक चंदे को सार्वजनिक बनाने की मुहिम छेड़ी है तो सियासी दल अब इसी राजनीतिक हथियार बनाकर एक दूसरे पर वार करते दिख रहे हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के जीत का पैरामीटर सिर्फ उनके द्वारा किए गए खर्चे से तय किया जा सके और आम जनता सिर्फ पैसों के बल पर वोट दे दे तो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना कोई बड़ी बात न रह जाएगी और चुनाव भी वो पार्टी जीतेगी जिसके पास धनबल ज्यादा होगा। भैरव तमचा, APN देहरादून। तो उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो चुका है और ऐसे में वहां का माहौल अब कैसा है, इस पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल। योगेश, क्या कुछ लग रहा है? अब तो 11 को ही ठीक पता चल पाएगा, लेकिन अभी क्या स्थिति, किस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि अब पार्टियां रिलैक्स मूड में हो चुकी है, लेकिन अब जो काम है वो निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग जो है अब वो गिनती करेगा, वोट की गिनती जो है वो शुरू होगी, क्योंकि प्रदेश में इस बार अच्छी वोटिंग हुई है। 69 to 70% जो है वोटिंग हुई है, तो अच्छी वोटिंग कहा जाएगा। इसका पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है, तो गिनती भी जो है वो अच्छी ही रहेगी। वो तो जब वोटिंग हो जाएगी 11 मार्च को पता चलेगा कि आखिर कौन विजय रथ में सवार हो रहा है और कौन जो है वो पटकनी खाया। लेकिन फिलहाल जो है वो रिलैक्स मूड में है सभी। अब निर्वाचन आयोग भी जो है वो अपनी गिनतियों की तैयारी शुरू करेगा और आने वाला। शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। और उधर दिल्ली में 2005 में दिवाली से ठीक पहले हुए धमाके में मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार दोषी साबित हुआ है, जबकि पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 2 और आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार दोषी तो साबित हुआ है, लेकिन अब वो जेल में नहीं रहेगा। साल 2005 में दीपावली के जश्न में डूबी दिल्ली अचानक हुए इन आतंकी हमलों से दहला गई थी। आतंकियों ने वर्ष 2005 में खून की होली खेली। दिवाली से पहले 29 अक्टूबर 2005 की शाम जब राजधानी में लोग धनतेरस की खरीदारी कर रहे थे, तभी एक के बाद एक 3 जगहों पर बम धमाके हुए। इस बम धमाके से दिल्ली सहित पूरा देश स्तब्ध रह गया। अब 2005 सीरियल ब्लास्ट के 12 साल बाद पुलिस को करारा झटका लगा है। पुलिस किसी भी अपराधी के खिलाफ हत्या का प्रयास और देशद्रोह जैसा आरोप साबित करने में नाकाम रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 में से 2 आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद फाजली को बरी कर दिया, जबकि तीसरे आरोपी तारिक डार को कोर्ट ने दोषी माना। लेकिन गैर कानूनी गतिविधियां चलाने के जिस आरोप में उसे सजा सुनाई गई है, उसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। तारिक डार 11 साल से जेल में बंद है। ऐसे में अदालत ने उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। वही अपनों को खो चुके लोगों ने इसे दुखदाई बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। जहां तक बम ब्लास्ट का सवाल है, वो सबको अक्विट कर दिया है और इन्होंने 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं। तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद दर का, उनको भी ऑलरेडी अंडरगॉन में छोड़। इन धमाकों का मास्टरमाइंड तारिक था, जो लश्कर का ऑपरेटिव था। 2008 में कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह डार पर आरोप तय किए थे। पुलिस ने चार्जशीट में उन पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने, साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए थे। अदालत ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए तीनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अबू ओजेफा, अबू अल कामा, राशिद, साजिद अली और जाहिद ने देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए एक आपराधिक साजिश की और सिलसिलेवार बम धमाकों की योजना बनाई। ये 5 सह आरोपी अब भी फरार हैं और बताया जाता है वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं।
12 साल पहले 2005 को दीपावली के पहले दिल्ली के सरोजनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए सीरियल ब्लास्ट में 62 निर्दोषों की जान गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। निर्दोषों की जानें चली गई, उनके अपने उनके बिना अनाथ हो गए, लेकिन उन्हें अब भी न्याय का इंतजार है और पता नहीं कि उनका ये इंतजार कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 12 साल के बाद भी स्थिति आज ये है। और द सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज आज शपथ लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है। नए जजों में 4 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि 1 हाई कोर्ट में जज हैं। सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही 5 नए जज मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के फैसले पर मुहर लगा दी है। सभी 5 जज 17 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों के पद हैं और अभी 23 जज काम कर रहे हैं। जिन जजों को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने का फैसला किया गया है, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता, केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहन M शांता नागोदर और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज S अब्दुल नजीर का नाम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पक्ष में रही है, जबकि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर अलग प्रणाली चाहती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अगुवाई में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस J चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन B लोकूर के कॉलेजियम ने केंद्र को 5 नाम नियुक्ति के लिए भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट में मई 2016 के बाद ये नियुक्तियां हो रही हैं। नेहा चंद्रा, APN दिल्ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही दूसरा मेक इन स्टील सम्मेलन आज दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ इस्पात सचिव अरुणा शर्मा भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बयान के मुताबिक सम्मेलन में देश विदेश से इस्पात उद्योग की प्रमुख हस्तियां और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। और अगली खबर झारखंड से जुड़ी। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित मोमेंटम झारखंड का विपक्ष ने खुलकर विरोध किया है। गुरुवार से शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को विपक्ष ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी को सरकार पर ठगने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की मंशा झारखंड को पूंजीपतियों के हाथों में देना है और यहां की गरीब जनता को सिर्फ सब्ज बाग दिखाना है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रदीप बालमुचु ने कार्यक्रम के चिन्ह उड़ता हाथी की मिसाल देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदीप बालमुचु ने कहा है कि जिस तरह हाथी उड़ नहीं सकते, ठीक उसी तरह रघुवर सरकार द्वारा आयोजित मोमेंटम झारखंड भी धोखा है। इसका मतलब यह है कि गरीबों को, पूरे राज्य के अंदर आदिवासियों को, मूलवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को भयभीत करने का सरकार ने अरबों रुपए खर्च कर यहां पर जमीन लुटेरों का एक महाचिंतन शिविर आयोजित किया है। तो झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मोमेंटम झारखंड में आम लोगों को भी प्रदर्शनी देखने का अवसर मिलेगा। झारखंड में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। जनता दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खेल गांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर प्रदर्शनी को देख सकती है। तो इस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और आज क्या रहेगा खास, ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञान रंजन, इससे जुड़ी और क्या खास जानकारी? जी, झारखंड के खबरों की बात करें तो मोमेंटम झारखंड के तहत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है
और आज 219 कंपनियों के साथ राज्य सरकार लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। इसमें कई कंपनियां हैं, कई क्षेत्र की कंपनियां हैं और मुख्य रूप से जो पहली बार देखा जा रहा है, पहले जिस तरह से लोग खान खदान को लेकर झारखंड की ओर आकर्षित होते थे, लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है खान खदान से इतर कई ऐसी चीजें जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसके अलावा कपड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, इन सारे चीजों पर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है निवेशकों का और वे लोग लगातार चाह रहे हैं कि झारखंड में निवेश करें। और जिस तरह से माहौल बनाया गया झारखंड में निवेश को लेकर, सचमुच में ये काबिले तारीफ थी। और जिस तरह से लगातार देखा गया कि बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, रुइया हो या फिर अडानी ग्रुप हो, जिंदल ग्रुप हो, सभी कंपनियों ने जिस तरह से भरोसा दिलाया है राज्य सरकार को कि झारखंड के विकास में, झारखंड में निवेश को लेकर वे लोग उत्साहित हैं, वे लोग निवेश करेंगे। और कई कंपनियों ने तो स्टेज से ये घोषणा कर रखी कि वे लोग हजारों करोड़ रुपए का निवेश झारखंड में करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड के लिए जो ये निवेशक सम्मेलन है, जो इन्वेस्टर समिट है, वो काफी फायदेमंद अब तक दिख रहा है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन और जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से भी निवेशकों को ये भरोसा दिलाया गया कि सरकार खुद मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि हर एक महीने वो एक बार बैठेंगे और निवेश को लेकर के जो भी परेशानी होगी बड़े अधिकारियों के साथ। बिल्कुल ज्ञान रंजन, सरकार की तरफ से एक कोशिश की जा रही है, सकारात्मक कोशिश की जा रही है। भले विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मायने रखेगा कि आखिर इसका रिजल्ट आता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उधर बीजेपी अध्यक्ष अभिनेता मनोज तिवारी की कार पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। कौन थे वो लोग और क्या कुछ हुआ, इसकी डिटेल हम देंगे। मुंबई में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी की कार पर बीती शाम अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए। हमले में उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रहने की चेतावनी दी गई। मुंबई बीजेपी के महासचिव अमरजीत मिश्रा के मुताबिक ये घटना गुरुवार शाम 5 बजे की है, जब दिल्ली बीजेपी प्रमुख अंधेरी स्थित आवास से निकलने वाले थे। मिश्रा ने कहा, मनोज तिवारी की कार पर एक पत्थर फेंका गया, जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था। कागज पर लिखा था कि अभी तो कांच तोड़ा है, ज्यादा प्रचार करोगे तो मुंह तोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही शहर की जनता घटना को अंजाम देने वालों को सबक सिखाएगी। यहां नगर निकाय चुनाव 21 फरवरी को है। तिवारी यहां चुनावी रैलियां कर रहे थे। वहीं मनोज तिवारी ने गुरुवार शाम को साकीनाका में एक रैली में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वे नरेंद्र मोदी की सेना के सैनिक हैं और किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं। जो हमारी एक एंडीवर गाड़ी है, उसका दाहिने का पूरा मिरर पत्थर से कुछ के तोड़ा गया और उसमें एक चिट लगाई गई, जिसमें ये लिखा गया, मनोज तिवारी मुंबई में प्रचार बंद कर दो, वरना अभी शीशा तोड़ा है, बाद में तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे। ऐसे लोग हैं जो हमेशा तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं, वो मेरा मुंह तोड़ेंगे, गाड़ी तोड़ेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है, हम बिना किसी को कोई अपशब्द कहे, हम अब बीएमसी में बीजेपी को लाने के लिए प्रचार करेंगे। और उधर भारतीय जनता पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जोरदार हमले करने पर जुटी हुई है। वहीं बीजेपी अपने 22 साल पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना के खिलाफ भी जबरदस्त मोर्चा खोले हुए है। बीएमसी और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अखबार, कार्टून, वीडियो यानी मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना को 3 दिन के लिए छपने से रोका जाए। इस चिट्ठी के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है। शिवसेना के कमजोर पड़ते ही बीजेपी महाराष्ट्र में ही उसको अपनी हैसियत याद दिलाने में लगी हुई है। 25 बरस में पहली बार बीजेपी को पता चला है कि शिवसेना खाऊ सेना है। बीएमसी और महाराष्ट्र के निकाय और बीएमसी के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने शिवसेना से पुराने रिश्तों का कोई लिहाज नहीं किया। एनिमेशन सीरीज बनवाकर ये साबित करने की कोशिश जारी है कि शिवसेना टैक्सी वालों से भी हफ्ता वसूलने में कोई मुरव्वत नहीं करती। फिल्म प्रोड्यूसर से भी वसूली होती है।
एक दूसरी फिल्म में दिखाया गया है कि सड़क के गड्ढे भरने के लिए सड़क में ही दूसरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। किसी वीडियो में भ्रष्ट इंजीनियरों, ठेकेदारों को पैसे लेकर छोड़े जाने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, शिक्षा में भी घोटाले का आरोप लगाया गया है। हालात ये है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव के दौरान शिवसेना के मुखपत्र सामना का प्रकाशन बंद करने की चुनाव आयोग से अपील की है। वहीं उद्धव ठाकरे ने पलटकर इस आरोप की तुलना आपातकाल से करते हुए जवाब दिया कि ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मुंह भी बंद कराना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी के मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें बाथरूम में झांकने की राजनीति बंद करनी चाहिए। पीएम के विपक्ष की जन्म कुंडली खोल देने वाले बयान पर भी ठाकरे ने उन्हें नसीहत दी थी। यहाँ तक कि यूपी में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने पर पीएम मोदी से पूछा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार होते हुए भी सैकड़ों किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुए, लेकिन कर्ज माफी क्यों नहीं दी गई? शिवसेना ने राज्य में बीजेपी गठबंधन सरकार से किसी भी वक्त नाता तोड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना भी बीजेपी को बेनकाब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान करने वाली बीजेपी के ही दफ्तर में महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के डांस का वीडियो जारी हुआ है। मुंबई के मीरा रोड भायंदर के बीजेपी दफ्तर में मस्त होकर नाचते कार्यकर्ताओं के इस वीडियो के जरिए बीजेपी के दोहरे पैमानों को उजागर किया गया है। बहरहाल पहले चरण का मतदान हो चुका है और 21 फरवरी तक दोनों पार्टियों के बीच इसी तरह भंकस जारी रहेगा। 23 फरवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। अजय कुमार, एपीएन। तो बीएमसी चुनाव प्रचार अब धमकी, कसम और अटैक के स्तर तक पहुंच गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से सीधे हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ रही हैं। ज्योति, जिस तरह से बीएमसी चुनाव का माहौल गर्म है और क्या कुछ खास खबरें देखने को मिल रही हैं? जी, अब तक बीएमसी चुनाव प्रचार में सभी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, लेकिन अब बीएमसी चुनाव प्रचार का स्तर धमकी, कसम और अटैक पर जा पहुंचा है। शिवसेना ने जहां राज्य सरकार से लेकर नागपुर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने शिवसेना से कहा कि अगर वे सही हैं तो शिवाजी महाराज की कसम खाएं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी की कार पर अटैक किया गया और उन्हें प्रचार न करने की धमकी भी दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज की है। इन सभी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएमसी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते अब आपको कुछ चुनाव से जुड़ी खबरें दिखाते हुए जाते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैनपुरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव का बिना सीधे सीधे नाम लिए हुए उन पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने साइकिल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिल इतनी तेज दौड़ा दी कि छीनने वाले पीछे रह गए। अखिलेश यादव ने भी कहा कि पार्टी बनाने से क्या होता है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी भी साइकिल छीन ली होती, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिल इतनी तेज दौड़ाई कि वे सभी पीछे रह गए। गोरखपुर में बोलते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के स्टार प्रचारक अफजाल अंसारी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लल्लू पप्पू का गठबंधन है। फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी जनसभा के दौरान बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के निशाने पर समाजवादी पार्टी भाजपा रही और सतीश मिश्र ने कहा कि सपा शासन काल में 500 दंगे हो चुके हैं। मुंबई के मलाड इलाके में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने 21 फरवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव में मुंबई के मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की।
इसके साथ ही बीजेपी नेता और अभिनेता मनोज तिवारी की कार पर गुरुवार शाम अज्ञात लोगों ने हमला किया। उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कार पर एक पत्थर फेंका और जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था। कागज पर लिखा था कि अभी कांच तोड़ा है, ज्यादा प्रचार करोगे तो मुंह तोड़ देंगे।